नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम सीटेट परीक्षा के हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाली परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, वे कथन जो ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति का वर्णन करते हैं जिन्हें शिक्षार्थी को किसी दत्त कार्य, कक्षा, कोर्स या कार्यक्रम के अंत तक अर्जित कर लेना चाहिए, वे हैं सीखने के प्रतिफल, सीखने की शैली, सीखने का स्तर, सीखने की अक्षमता। तो क्या है कथन हमारा, क्या है, हमसे क्या पूछा गया कि ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति का वर्णन करते हैं जो। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम ऑप्शन डी को लेते हैं कि सीखने की अक्षमता, अक्षमता से यहाँ पर कुछ भी आशय नहीं है। मतलब अक्षमता मतलब आप सीखने के कोई ना कोई कमी है सीखने में। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जो चीज़ अंत तक अर्जित कर लेनी चाहिए वे क्या है। तो सीखने का स्तर, सीखने का स्तर जब आप शुरू भी किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें भी स्तर बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये भी हमारा आंसर सही नहीं है। सीखने की शैली, तो आप जब भी कोई चीज़ सीखते हो तो उसके सीखने की एक शैली जो है पहले से ही मौजूद होती है, तो ये भी गलत है। तो हमको क्या है कि अंत तक, कोर्स के कार्यक्रम के अंत तक अर्जित कर लेना चाहिए, वो क्या है हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, सीखने के प्रतिफल। ठीक है, यानी हमने क्या क्या सीखा है। जब भी हम किसी चीज़ को सीखने के लिए मतलब शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, तो हमारा जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है जो हमको मिलना चाहिए, जो हमको मतलब सीखना है वो चीज़ हमको पूरी तरह से आ जाती है तो हम मतलब सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ये वही है सीखने का प्रतिफल। यदि हम उससे संतुष्ट हैं तो वो चीज़, वो कार्य हमारा सफल माना जाता है। तो यानी हमको अंत तक क्या अर्जित कर लेना चाहिए, सीखने के प्रतिफल। ठीक है, जो हम सीखना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है यहीं पर, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सिखाने की गतिविधियों के माध्यम से मौखिक और लिखित दोनों भाषाओं को अन्वेषित करने के, प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराती है। मतलब अन्वेषित करने के और उसको उपयोग करने के मतलब उसका प्रयोग करने के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। तो वह केंद्रित हो रही किस चीज़ पर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स पर। जब किसी चीज़ को सिखाते हैं मतलब किसी चीज़ को क्या, यहाँ पर मुख्यतः लिखित और मौखिक दोनों भाषाओं की बात हो रही है। जब हम भाषा सीखते हैं तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा, ऐसा गलत है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता है। कार्य आधारित भाषा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। और सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक आधारित भाषा शिक्षण, तो ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक आधारित भाषा शिक्षण अगर हो जाएगा तो हम जो है डेली लाइफ के लिए कभी मतलब किसी भी चीज़ की हम जैसे भाषा सीखते हैं तो क्यों सीखते हैं, इसलिए ना कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पढ़ने के लिए भाषा सीखते हैं। तो यहाँ पर पाठ्य आधारित भाषा शिक्षण जो हो जाएगा वो गलत आंसर हो जाएगा। और डी क्या है हमारा, शिक्षण शाब्दिक उपागम, शिक्षण का शाब्दिक उपागम, ये भी गलत हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपका क्या है, बी ऑप्शन है, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। यहाँ पर जो शिक्षिका है वो क्या कर रही है, अपने शिक्षार्थियों को सिखाने की गतिविधियाँ यानी सीखने की गतिविधियों के माध्यम से मौखिक और लिखित दोनों भाषाओं को अन्वेषित करने और उसके प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध करा रही है। तो क्या कर रही है वो, कार्य आधारित भाषा शिक्षण कर रही है। ठीक है, करवा रही हैं। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, कक्षा 1 की शिक्षिका शिक्षार्थियों के साथ खेल रही है जहां उसे चलने, बैठने, दौड़ने, घुटने के बल चलने और इसी तरह की अन्य गतिविधियां करने के लिए कहती है। वह उनकी फिर आपका रिक्त स्थान है का विकास करे, किस चीज़ का, सकल मोटर कौशल। जो ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सबसे आपको वही आंसर चूज़ करना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जो ज़्यादा महत्व रखता हो। बी क्या, सूक्ष्म मोटर कौशल, ये नहीं हो सकता आपका। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स भी नहीं हो सकता। शारीरिक शिक्षा की गतिविधियाँ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, शारीरिक शिक्षा की गतिविधियाँ, क्यों, क्योंकि ये एक कक्षा में करवाई जा, मतलब कि शिक्षिका शिक्षार्थियों के साथ खेल रही है जहाँ चलने फिरने और बैठने, उठने और घुटनों के बल चलने, इसी तरह की अन्य गतिविधियाँ करने के लिए कहती है। तो ये क्या हो गया, उनकी शारीरिक शिक्षा। आप लोगों को पता होगा मतलब जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं उनमें शारीरिक शिक्षा को भी एक विषय के तौर पर काफ़ी टाइम से रखा हुआ, मतलब पहले से ही, स्टार्टिंग से भी, तो इसका विशेष महत्व हो जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि ये ऑप्शन नहीं होता आपका विकल्प में तो हमारा क्या आंसर हो जाता, सकल मोटर कौशल। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाता, लेकिन अभी हम इसको ज़्यादा मानेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा चौथा, इसमें है पाठ्य वस्तु को समझ में और उसमें जानकारी को खोज, अच्छा, पाठ्य वस्तु को समझने और उसमें से जानकारी को खोजने, साथ ही पाठ का निर्वाचन
यहाँ पर निर्वचन होगा। पाठ का निर्वचन करने की शिक्षार्थी की दक्षता है। निर्वचन का मतलब साथ साथ में बोलना, ठीक है। यानी पाठ्य वस्तु को समझने और उसमें जानकारी को खोजने, साथ ही पाठ का निर्वचन करने की शिक्षार्थी की दक्षता क्या कहलाती है? प्रवाहपूर्ण पठन, डिकोडिंग, श्रुतिलेख, पाठ अवबोधन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर पाठ अवबोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि समझ और जानकारी को खोजने के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज़ की जानकारी के लिए पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रवाहपूर्ण पठन है। तो यहाँ पर प्रवाहपूर्ण पठन तो मतलब कि जैसे अगर आपको भाषा को पढ़ना आता है तो आप अगर समझ भी नहीं रहे होंगे तो उस चीज़ को प्रवाह में अगर आप पढ़ते चले जाए ना तो वो चीज़ सही मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि समझ कर आपको और उसमें से जानकारी को खोजने के लिए मतलब पाठ को पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाठ अवबोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है आपका, एक प्रेरक पेशी की अक्षमता जो ध्वनि उत्पादन के लिए जिह्वा और होठ के समन्वय को प्रभावित करती है, ये क्या हो जाएगा? मतलब इस अक्षमता को क्या कहेंगे? तो ये अक्षमता जो होती है वो हमारी डिस्फेजिया हो जाएगी। ये बी ऑप्शन जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिसकैल्कुलिया गणित संबंधी मतलब जो गणना संबंधी होता है उसको कहते हैं, वो अक्षमता होती है। अब क्या है हमारा 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के भाषा विकास पर आधारित है? जब बच्चा जन्म लेता है तो भाषा के लिए कोई बुनियादी क्षमता नहीं होती। भाषा विकास सामान्य संज्ञानात्मक विकास के विकास क्रम में है और भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। बच्चे सकारात्मक पुनर्बलन तथा उत्पादन के रूप में भाषा सीख सकता है। पहली चीज़ तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो बच्चा जब जन्म लेता है तो भाषा की कोई बुनियादी क्षमता नहीं होती। यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने एक डिवाइस की बात करी है जो जन्मजात होती है, मतलब बच्चे के स्वतः होती है, जो बच्चा जो जिसकी वजह से बच्चा जो है बचपन में लैंग्वेज क्या होता है बहुत जल्दी से एक्वायर करता, मतलब सीखता बहुत जल्दी है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाषा विकास सामान्य संज्ञानात्मक विकास के विकास क्रम में होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत आंसर, राइट आंसर नहीं हो जाएगा क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा उपयुक्त वाला आंसर ढूंढना है। तो होता है मतलब ये भी आंसर है लेकिन बहुत कम इसको मतलब मानेंगे क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इसके अलावा भी और भी फैक्ट होते हैं, जब वो साथ में काम करते हैं तो ये चीज़ बहुत मतलब हेल्पफुल रहती है, ऐसा कह सकते हैं कि ये हेल्पफुल रहती है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। ये जो आपका है सी ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि भाषा जो होती है वो सामाजिक अंतःक्रिया से क्या होती है? विकसित होती है। यदि आप उसकी व्याकरण नहीं जानते हैं, आपको मतलब उसके रूल रेगुलेशन नहीं पता, तब भी आप भाषा सीख सकते हैं। कैसे? अगर आप नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं उसी लैंग्वेज में या उस माहौल में रह रहे होते हैं, उसको सुन रहे होते हैं, ठीक है, तब भी आपको भाषा वो आ जाती है। और जनरली मतलब ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में किसी ना किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, और ऐसा आवश्यक नहीं है कि जितने लोग भी भाषा का प्रयोग करते हैं वो सभी पढ़े लिखे हों या एजुकेटेड हों, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से क्या होती है? विकसित होती है, ठीक है। आपका राइट आंसर यही है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आधारित भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, आपके ऑप्शन है आधारभूत सहायता, सक्रिय सीखना, सृजन के लिए उत्पादन, अनुवाद पर मनन। तो यहाँ पर आधारभूत सहायता, इससे भी भाषा जो है क्या किया जाता है? एक सिद्धांत होता है भाषा का जिसके आधार पे हम क्या करते हैं? भाषा सीखते हैं। और क्या? सक्रिय सीखना, बिल्कुल अगर आप सक्रिय होते हैं तो भाषा को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। और सृजन के लिए पुनरुत्पादन, ये भी सही है आपका। तो गलत क्या है? अनुवाद पर मनन, ठीक है। पहली चीज़ तो मतलब जैसे आप लैंग्वेज पहले सीख जाते हैं उसके बाद आप अनुवाद करते हैं, और जब आपको लैंग्वेज आ रही है और आप अनुवाद कर ले तो उस पर मनन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि आवश्यकता किस चीज़ की होती है? आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या करें? कन्वर्सेशन करें, यानी बातचीत करें, यानी अंतःक्रिया करते हैं जब आप उस चीज़ को लेकर के, उस भाषा को लेकर, तब आप ज़्यादा अच्छे से उसको सीखते हैं। ये एक सिद्धांत होता है, बल्कि अनुवाद पर मनन कोई सिद्धांत नहीं होता, ठीक। तो 8वां प्रश्न है आपका, भाषा शिक्षण का निर्माणवादी उपागम क्या है? भाषा शिक्षण का निर्माणवादी उपागम एक शिक्षक से की अपेक्षा करता है, एक शिक्षक से। अच्छा, ये जो रिक्त स्थान है ये से के बाद में होना चाहिए, ठीक है, कि अपेक्षा करता है। तो इस पे ध्यान देंगे कि भाषा शिक्षण के निर्माणवादी उपागम एक शिक्षक से, फिर
आपका जो रिक्त स्थान आ जाएगा, फिर वहाँ पर एक उसके बाद क्या है कि अपेक्षा करता है। तो यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन क्या है आपका, शिक्षार्थी को पूर्व निर्मित ज्ञान देने। बी ऑप्शन है अपनी पाठशाला का निर्माण स्वयं करने, शिक्षार्थी को अपनी पाठ्य पुस्तक स्वयं बनाने के योग्य बनाने, अपने अनुभवों और उपागम से ज्ञान निर्माण करने के लिए शिक्षार्थी की मदद करना। तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षार्थी को पूर्व निर्मित ज्ञान देने। अगर पूर्व निर्मित ज्ञान है तो फिर उसमें सीखना कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अपनी पाठशाला का निर्माण स्वयं करने, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तक स्वयं बनाने का उद्देश्य देना, ये भी मतलब गलत है, उसके योग्य बनाना। कोई हर बच्चा पढ़ने जाता है तो उसका उद्देश्य अपनी पाठ्य पुस्तक बनाना नहीं होता, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या है, अपने अनुभवों के उपागम से ज्ञान निर्माण करने में शिक्षार्थी की सहायता करना, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भाषा शिक्षण का निर्माणवादी उपागम एक शिक्षक से अपने अनुभवों के उपागम से ज्ञान निर्माण करने में शिक्षार्थी की मदद करने की क्या करता है, अपेक्षा करता है, ठीक है। और अगला क्या है, 9th क्वेश्चन है आपका, इसमें स्टेटमेंट है ए, मतलब जो ए स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, आप जितना छोटे होते हैं अन्य भाषा को उतना ही सरल, मतलब अन्य भाषा को सीखना आपके लिए उतना ही सरल होता है। कारण सही उच्चारण का विकास अपेक्षाकृत प्रयास रहित होता है जब वह बुनियादी चरण में सीखा जाए। देखें, जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने क्या बताया कि जैसे हमारे दिमाग में एक मतलब जन्मजात रूप से एक डिवाइस होती है जो मतलब कि भाषा पर कार्य करती है, यानी और वो कब तक ज़्यादा एक्टिव रहती है, यही कोई मतलब 5 से 7 साल की उम्र में, मतलब 0 से 5 साल या 7 साल तक, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तो आप उस एज में क्या करते हैं, भाषा बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी। अगर मतलब आप आसपास भी देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो कितनी जल्दी बोलना सीख जाते हैं, ठीक है। मतलब 1 साल के अंदर वो 1-2 वर्ड सीख जाते हैं जो बोलने लगते हैं, फिर 2-3 साल में वो क्या करते हैं, नॉर्मली अपना कन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं लोगों के साथ में, ठीक है, बोलना सीख जाते हैं। लेकिन यही चीज़ जब हम बड़े होने पे करते हैं, ठीक है, आप अगर अभी आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब उसको सीखना, उसके रूल पता करना, उसमें मतलब कन्वर्सेशन करना, तब भी आप उतना मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पाएंगे उस भाषा को, ठीक है, जब तक आपको वैसा माहौल नहीं मिलेगा। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी भाषा एक्वायर कर लेते हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि मतलब सही उच्चारण का विकास अपेक्षाकृत प्रयास रहित होता है जब वह बुनियादी चरण में रखा जाए। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, बुनियादी चरण में, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तभी मतलब वो ज़्यादा एक्टिव होता है। पहली चीज़ तो ये होती है कि उसके दिमाग में मतलब कि ज़्यादातर चीज़ें होती नहीं हैं, तो उसका मतलब लक्ष्य होता है किसी मतलब अपनी बातों को क्या एक्सप्रेस करना, तो उसका पूरा फोकस उसी चीज़ पे होता है। तो आप इसको भी एक कारण मान सकते हैं कि जो बुनियादी चरण होता है वो भाषा सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों कथन बहुत सही हैं, मतलब अपने आप में सही हैं और एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 10वां प्रश्न है, जब छोटे बच्चे मानक व्याकरण सीखना शुरू करते हैं तो भी अति सामान्यीकरण करते हैं, तो वे अति सामान्यीकरण करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सटीक होने के लिए वे सचेत होकर भाषा सीखते हैं। वे यह मानते हैं कि समान स्वयं संरचना नियम सभी स्थितियों में लागू होते हैं और वे उस भाषा प्रवाह परक होने के लिए व्याकरण का प्रयोग करते हैं। बच्चे अपने माता पिता से भाषा के आधारभूत नियम सीखते हैं, ठीक है। तो बच्चे कभी मतलब माता पिता से भाषा सीखते हैं लेकिन उसके आधारभूत नियम नहीं सीखते, ठीक। वे उस भाषा में प्रवाह परक होने के लिए व्याकरण का प्रयोग करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, जब छोटा बच्चा है तो व्याकरण कैसे प्रयोग में लाएगा, ठीक है। वे मानते हैं कि समान वाक्य संरचना नियम सभी स्थितियों में लागू होते हैं। ऐसा नहीं, जब बच्चा छोटा है तो वो किसी भी भाषा को लेकर के धारणा नहीं विकसित कर सकता है ना। जब मतलब बड़ा व्यक्ति मान सकते हैं कि वो एक नियम बना लेता है, जैसे हमको हिंदी आती है तो हम यदि मतलब इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हम उसके लिए कोई ना कोई धारणा बनाते हैं कि ऐसे सीख पाएंगे, ऐसे इन नियमों को लागू करेंगे, ऐसे होता वैसे होता, मतलब काफ़ी चीज़ें। लेकिन जब बच्चा छोटा है तो वो कोई धारणा विकसित करने की हालत में नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सटीक होने के लिए वे सचेत होकर भाषा सीखते हैं। यहाँ पर भाषण नहीं, भाषा सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब सचेत होने का मतलब ये है कि वो ऐसा मानते हैं कि मतलब भाषा को कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि वही उनकी टारगेट लैंग्वेज होती है। उनको किसी भी हालत में किसी भी मीडियम के माध्यम से, मतलब किसी भी मीडियम से अपनी बातों को एक्सप्रेस करना रहता है, ठीक है। तो वो भाषा को क्या करते हैं, एक मानक व्याकरण,
ठीक है, की तरह सीखना शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन, सटीक होने के लिए वे सचेत होकर भाषा शिक्षण सीखते हैं। जो आपका 11 प्रश्न है वो क्या है? पाठ्य वस्तु से जानकारी लेना, अभिधारक स्तर से परे जाकर अपनी व्याख्या का सृजन करना है, अनुमान लगाना, तुलना करना, स्किमिंग करना और निष्कर्ष निकालना। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी निष्कर्ष निकालना। क्योंकि पाठ्य वस्तु से जानकारी लेना, अभिधारक स्तर से परे जाकर अपनी व्याख्या का सृजन करना, तो ये जब हम पाठ्य वस्तु से जानकारी ले रहे हैं तो ये अनुमान लगाना बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जब जानकारी हम ले रहे हैं पूरी तरह से, जानकारी लेने का क्या मतलब होता है कि आप उसके बारे में अवेयर हो गए, अब वो स्थिति नहीं रही कि ये सही या ये गलत है ना। अनुमान लगाना तो वो होता है कि शायद ये हो सकता है, शायद वो, लेकिन जब आप जानकारी ले चुके हैं यानी श्योर हैं पूरी तरह से, तो यहाँ पर अनुमान लगाने जैसी स्थिति नहीं है। फिर क्या? तुलना करना। आपको जानकारी प्राप्त है तो तुलना क्यों करेंगे? स्कीमिंग भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी निष्कर्ष निकालना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका? 12 प्रश्न है। 12वां प्रश्न, कक्षा 5 का विद्यार्थी कहता है कि जब उसका दोस्त पंजाबी भाषा में बात करता है तो उसे समझना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसे पढ़ना चुनौतीपूर्ण लगता है। यह कथन उसे स्वयं का आकलन करने के योग्य बनाता है क्योंकि वह, फिर आपको रिक्त स्थान भरना है, क्या करता है? तो यहाँ पर देखेंगे जो कक्षा 5 का विद्यार्थी है वो कहता है कि उसका दोस्त जो है पंजाबी में बोलता है। अच्छा, जब हम किसी व्यक्ति को ज़्यादा टाइम से सुन रहे होते हैं कि वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा मतलब हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ये बात कर रहा होगा। ठीक है, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं और मतलब हिंदी हमारी मुख्य भाषा है। इसके बाद में जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उस अंग्रेजी भाषा में हम कन्वर्सेशन भले ना कर पाएँ, हम नहीं बोल पाएंगे फ्रिक्वेंटली, मतलब अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो जब बोल रहा होगा तो हम उसको समझ जाएंगे कि ये बोल क्या रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है ना। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है, लेकिन उसे पढ़ना चुनौतीपूर्ण लगता है। तो यह कथन उसके किस तरफ संकेत करता है? ए है सीखने का आकलन, बी सीखने के लिए आकलन, सी सीखने के रूप में आकलन, डी सीखने का आकलन। तो यहाँ पर वो बच्चा क्या है, वो खुद अपनी कमी बता रहा है कि हमसे ये होता है और खुद अपनी खूबी बता रहा है कि ये हमसे होता है। यानी कि वो अपना आकलन कर चुका है, वो अपना मतलब मूल्यांकन कर रहा है एक तरह से कि हाँ हमको यहाँ पर कमी हो रही है, हमसे यहाँ पर गलती हो रही है, यानी हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और इस चीज़ को समझ जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, सीखने के रूप में आकलन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप प्रश्न में ध्यान देंगे कि जब भी ऐसी बात हो कि जब आपको लगे कि जो विद्यार्थी है या जो व्यक्ति है वो अपना आकलन खुद कर पा रहा है कि मतलब हमारी कहाँ पर कमी है कहाँ पर नहीं, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भाषा आकलन का उद्देश्य है। भाषा आकलन का उद्देश्य है प्रत्येक शिक्षार्थी को अपने वयस्कों की तुलना में क्या उपलब्धि है, उनकी संपूर्ण योगात्मक उपलब्धि, शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि और शिक्षार्थी की भाषा निपुणता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका भाषा आकलन का उद्देश्य। जब भी आप भाषा सिखाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? आप इस उद्देश्य से भाषा सिखाते हैं कि वो अपने वयस्कों की तुलना में क्या उपलब्धि है उनकी, नहीं। उनकी संपूर्ण योगात्मक उपलब्धि तो भाषा की नहीं हो जाएगी। संपूर्ण योगात्मक मतलब उपलब्धि तो ये होगी ना कि जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और भी सब्जेक्ट होते हैं, उसमें उनकी क्या वृद्धि हुई है पूरे वर्ष के दौरान। ठीक है, पूरे साल के दौरान उसने कितनी वृद्धि करी है, कितनी क्या क्या कहाँ पर कमियाँ हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? योगात्मक उपलब्धि उसकी हो जाती है। शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि, जब बात केवल भाषा की हो रही है तो यहाँ भी केवल भाषा के लिए किसको सही मानेंगे? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, स्टीफन क्रेशन का बोधगम्य निवेश क्या होता है? ए ऑप्शन है आपका, शिक्षार्थी को उनकी भाषा के रूप में स्तर के अनुसार भाषा उपलब्ध कराता है, शिक्षार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों से निवेश प्राप्त करता है, शिक्षार्थियों को उनकी भाषा स्तर से थोड़ा ऊपर जाते हुए उनका अन्वेषण करना, शिक्षार्थियों के स्तर से उच्च पाठ्य पुस्तक एवं सामग्री का अन्वेषण कराना। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे स्टीफन क्रेशन जो है उन्होंने बोधगम्य निवेश में क्या बोला है कि शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़ा ऊपर जाते हुए क्या करना? भाषा का अन्वेषण करना। यानी उनके लिए भाषा का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे आप ऐसे ही प्रैक्टिकली देखें कि किसी व्यक्ति को क्या होता है कि छोटा बड़ा आ रहा होता है। ठीक है, जैसे वो हिंदी भाषा सीख रहा है तो जब छोटा बड़ा उसको आ रहा है तो हम उसी चीज़ को बार बार नहीं पढ़ाएंगे ना, थोड़ा सा उसके लेवल से ऊपर जा करके उस चीज़ को करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका बोधगम्य निवेश हो जाएगा। और किसका? स्टीफन क्रेशन ने। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इसे किसने दिया? बोधगम्य निवेश जो होता है ये किसने दिया है? स्टीफन क्रेशन ने। ठीक है, आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न है और यह आज का अंतिम प्रश्न है। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहज क्रियाएं, स्कीमा। तो यहाँ पर देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में जो स्कीमा भी होता है वो क्या होता है, सीखना होता है, किसी भी चीज़ में मतलब सीखने पर बल देता है। लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे कि लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास, ये स्कीमा इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। सहज क्रियाएं, संज्ञानात्मक द्वंद्व, ये सब होता है। लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किस पे किया है? भाषा पे। किस पे काम किया है? भाषा पे। तो जो लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाएं हैं वो किस पर ध्यान देती हैं? भाषा विकास पर, ठीक है। तो और इस चीज़ को भी ध्यान देंगे कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किस पे किया? भाषा पर किया है, ठीक है। तो ये आपका भाषा राइट आंसर हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है और आपकी पढ़ाई में मतलब एग्ज़ाम की तैयारी में कितना हेल्पफुल रह रहा है, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल की प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।